विष्णुपुर नाम के गांव में रवि नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रवि के परिवार में उसके बूढ़े माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन रवि अपने खेतों में हल चला रहा था, तभी गांव का एक व्यक्ति रवि के पास आया और बोला, अरे रवि, तुमने सुना गांव के मुखिया के घर जिसमें चोरी की थी वो हमारे गांव का ही मुकेश है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि चोरी करना उसकी मजबूरी थी। सब भाग्य का खेल है। अरे ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। अरे मूर्ख, इतना भी नहीं समझते कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर रवि फिर से काम करने लगा और वो व्यक्ति वहां से चला गया। फिर शाम को जब रवि अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक साधु जी मिल जाते हैं। रुको बेटा। क्या हुआ साधु जी, आपने मुझे क्यों रोका? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे तो मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी। मुझे तुम्हारी भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। कहना क्या चाहते हैं आप साधु जी? देखो, जिस चोर ने मुखिया के घर चोरी की थी वो सत्य बोल रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे वो करवा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। लेकिन साधु महाराज, मैं अभी भी अपनी बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वो सारा का सारा दोष अपने भाग्य पर डाल देता है। अरे मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी जरूरी होता है। अगर उसका भाग अच्छा नहीं हुआ तो इंसान की सारी मेहनत दरी की दरी रह जाती है। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मैं अभी भी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ रवि। मुझ में भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देखने की क्षमता है। तुम्हें जल्द ही मेरी बात का एहसास हो जाएगा। फिर रवि वहां से सीधे अपने घर चला जाता है। रवि को देखकर रवि की माँ रवि से कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बताइए, क्या हुआ माँ? रवि, अब तुम्हारी बहन सीमा विवाह के योग हो चुकी है और हमने उसके लिए अच्छा सा लड़का भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे मुखिया के दूर का रिश्तेदार भी है। अरे आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा। मेरी फसल गांव में सबसे ज्यादा अच्छी उत्पन्न हुई है। मैं अपनी फसल को शहर में अच्छे दामों में बेचूंगा। फिर देखना मैं अपनी बहन का विवाह कितना अच्छा करता है। फिर अगले दिन जब रवि अपने खेतों पर गया तो वो अपने खेतों की हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसकी सारी फसल में कीड़े लग चुके थे। अरे ये क्या, मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी कीटनाशक दवाई डालने होगी, नहीं तो मेरी फसल नहीं बचेगी। रवि ने उसी दिन अपने खेतों में कीटनाशक दवाई डाल दी। उसने काफी प्रयास किए लेकिन कीड़े लगने बंद नहीं हुए और रवि की फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद होते हुए देख रवि उदास हो गया और चुपचाप वहां से सीधे अपने घर चला गया। रवि को ऐसे उदास देख रवि की माँ बोली, क्या हुआ रवि, तुम उदास क्यों हो? रवि सारी बात बताते हुए बोला, माँ, हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। चिंता मत करो, तुम तो अपनी मेहनत को ही अपना भाग्य समझते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाओ और गांव के जमींदार से कर्ज ले लो और बीज खरीद कर ले आओ। अपनी माँ की बात मानकर रवि जमींदार की हवेली की ओर निकल गया। जमींदार जी, मुझे बीज खरीदने के लिए आपसे कर्ज चाहिए। देखो रवि, मुझे कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मेरा ब्याज बहुत महंगा होता है।
क्या तुम समय पर मेरा कर्ज चुका पाओगे? जमींदार जी, पूरा गांव जानता है कि मैं कितना ज्यादा ईमानदार और मेहनती हूँ। मेरा थोड़ा तो विश्वास करिए। ये बात तो सही है, लेकिन भरोसे पर उधार दिया जाता है, कर्ज नहीं। ध्यान रखना, अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेतों में कब्जा कर लूंगा। रवि सोच में डूब गया, क्योंकि उसके पास बीज खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली बार की फसल में लगा दी थी। कुछ देर सोचने के बाद रवि जमींदार से कहता है, ठीक है, मुझे स्वीकार है जमींदार जी। जमींदार ने कुछ पैसे रवि को दे दिए और रवि पैसों को लेकर सीधे गांव की दुकान पर चला गया और अच्छे दामों में बीज खरीद कर ले आया। फिर वो कड़ी मेहनत से बीज बोने लगा। कुछ ही महीनों में रवि की फसल पककर तैयार हो गई थी, लेकिन जैसे ही कटाई का दिन आया तो रवि की फसल में फिर से कीड़े लग गए और सारी की सारी फसल फिर से नष्ट हो गई। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो सीधे रोते हुए वहां से अपने घर लौट गया। घर जाकर उसने सारी बात अपने माँ पिताजी को बताते हुए कहा, माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई माँ। ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे रवि, कुछ ही दिनों में लड़के वाले सीमा को देखने आने वाले हैं। अब ऐसे में तो हमारी सारे गांव में नाक कट जाएगी। वो लोग बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर जमींदार आ जाता है और रवि से गुस्से में कहता है, रवि, लाओ मेरा कर्ज। मैं तुमसे अपना कर्ज ब्याज सहित लेने आया हूँ। जमींदार जी, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। आप मुझे कुछ दिन का समय और दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देखो भाई, अब जब तक तुम कर्ज चुका नहीं देते तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। जमींदार वहाँ से चला गया। रवि के हाथ से उसका खेत भी चला गया था और कुछ ही दिनों में उसके परिवार के खाने तक के लाले पड़ गए। ये देखकर रवि एक दिन अपने पिताजी से बोला, पिताजी, खेत भी हाथ से चला गया, ऊपर से सारा राशन भी खत्म हो गया। बेटा, मुझे लगता है कि अब हमारी बिटिया का विवाह कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि अपने गांव के राजा विक्रम बहुत दयालु है। तू जाकर उनसे मदद क्यों नहीं मांगता? आप सही कहती हो माँ, मैं आज ही महाराज विक्रम से सहायता मांगूंगा। रवि उसी दिन विष्णुपुर गांव के राजा विक्रम के महल में जाने ही वाला था, लेकिन संयोग से उसे महाराज महल के बाहर ही मिल जाते हैं। तो रवि रोते हुए महाराज को सारी बातें बता देता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे खेत में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बस बात खत्म, अब तुम जा सकते हो। महाराज की बात सुनकर रवि दुखी हो गया और उदास मन से अपने गांव जाने लगा। आधे रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया और अपने मन में बोला, पता नहीं मेरे सुख को किसकी नजर लग गई है। तभी रवि की नज़र सामने लेटे एक व्यक्ति पर गई, जिसके शरीर से खून बह रहा था। रवि जब उसके पास गया तो वो देखते ही समझ गया कि वो व्यक्ति मर चुका है। अरे, ये तो मर चुका है। तभी रवि की नज़र उसके हाथ पर गई, जहाँ पर एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। अरे, ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है। क्यों ना इसे मैं किसी को बेच दूं? इससे मुझे काफी पैसे मिल जाएंगे और मैं जमींदार से अपना खेत भी वापस ले पाऊंगा। हाँ, ये अच्छा मौका है। तभी रवि के मन से एक आवाज आई, ये गलत है, ये चोरी जैसा होगा। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी रवि के मन से एक और आवाज आई, अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो और कोई इसे ले जाएगा।
इससे अच्छा कि मैं इसे बेचकर अपने दुखों का अंत करूं। ये विचार आते ही रवि हीरा लेकर विष्णुपुर गांव के सबसे धनी सेठ के घर चला गया। ये मेरा हीरा है, इसके कितने पैसे मिलेंगे? सेठ हीरा को देखकर चौंक गया और अपने मन में सोचने लगा। ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है। इस आदमी को देखकर लगता नहीं कि ये हीरा इसका है। सेठ ने रवि को बहुत कम पैसे देते हुए कहा, ये लो, ये हीरा इतने का ही है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये हीरा तो बहुत कीमती है। लाओ इसे वापस करो, मैं किसी और को ये कीमती हीरा बेच दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब ये हीरा मेरे पास ही रहेगा? मैं समझ गया हूँ कि ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि जिसके पास इतना कीमती हीरा होता है वो ऐसे वैसे फटे कपड़े नहीं पहनता। देखो, तुम्हें जितना दिया है उतना ही लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। ये सुनकर रवि क्रोधित हो गया और सेठ से हीरा लेकर सेठ को धक्का मार दिया, जिससे सेठ सीधे दीवार से जाकर टकरा गया और मौके पर ही सेठ की मृत्यु हो गई। ये देखकर रवि के हाथ पैर बुरी तरह से फूल गए। अरे बाप रे, ये मेरे से क्या हो गया? मैंने तो हत्या कर दी, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ गया। उसने सेठ को मरा हुआ देखा और रवि के हाथ में हीरा देखा। ये देखकर वो आदमी सारी बात तुरंत समझ गया। रवि घबराते हुए बोला, मैंने इसे नहीं मारा, मैंने तो अपना हीरा इससे वापस लिया था, जो ये नहीं दे रहा था। मैंने तो बस इसे धक्का दिया था, मुझे नहीं पता कि वो कैसे मर गया। तुम्हें ये हीरा जंगल में मिला था ना? हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? अरे, तुम्हें ये हीरा उस व्यक्ति के पास मिला होगा जो झाड़ियां में मरा हुआ पड़ा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। हाँ, लेकिन तुम ये सब कैसे जानते हो? अरे, क्योंकि मैंने ही उसे मारा था। वो मेरा साथी था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। क्या? कौन हो तुम? मेरा नाम बिरजू है। मैं महाराज विक्रम के राजकोष में काम करता हूं। मैंने ही राजकोष से स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चुराए थे और ये सेठ उन्हें खरीदना था। अच्छा हुआ ये मर गया, क्योंकि ये हमेशा कम दाम देता था। इतना बोलकर बिरजू ने उसे एक हीरे से भरी हुई पोटली पकड़ाते हुए कहा, ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव ले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इसे लेने आऊंगा। लेकिन ये तो बहुत सारे हीरे हैं। क्या तुमने इन हीरो को भी राजा विक्रम के खजाने से चुराया है? हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महाराज के मंत्री को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर सुरक्षित रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और मैं कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस व्यक्ति को मारा था और उसका हीरा छीन कर यहाँ ले आए थे, और जब सेठ ने हीरा खरीदने से मना कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। सब जगह से तुम ही फंसोगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये बोलकर बिरजू ने मरे हुए सेठ की जेब से ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल लिए और रवि को दे दिए। हाँ, अब ये मर चुका है तो इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर भी तुम्हारा ही अधिकार हुआ। ले लो। रवि सोने के सिक्के और बिरजू द्वारा दिए गए हीरो को चुपचाप लेकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। बिरजू भी धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि रवि कहाँ और किस गांव में रहता है। कुछ देर बाद रवि अपने घर पहुंच गया तो बिरजू भी दूर से उसका घर देखकर निश्चित होकर वहां से चला गया। रवि ने बिरजू द्वारा दिए गए हीरो की पोटली छुपा कर रख दी और सोने के सिक्के अपने पिताजी को देते हुए कहा, ये लो पिताजी, राजा विक्रम ने मेरी कहानी सुनकर मेरे पर तरस खाया और ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में मुझे दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब इन पैसों से हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा और हमारे खेत भी मिल जाएंगे, और तो और सीमा की शादी भी हो जाएगी। अगले दिन रवि जमींदार के घर गया
और जमींदार को पैसे देते हुए बोला। ठीक है, मैंने जितना आपसे कर्ज लिया था वो सारा कर्ज मैंने आपको चुका दिया है। कि मुझे ब्याज शहीद मिल गया है, अब तुम जा सकते हो। रवि जमींदार को पैसे देकर वहां से सीधे अपने घर की ओर निकल गया, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो अपने घर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके घर के बाहर राजा विक्रम, उसका मंत्री जयराम और एक सैनिक बिरजू को पकड़े हुए रखा था। राजा विक्रम का मंत्री जयराम राजा की तरफ देखकर बोला, महाराज, हमारे गुप्तचर ने बताया है कि बिरजू इसी घर में छुपा था। अब तक महल से जो भी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे चोरी हुए थे उसे बिरजू ने ही चुराया था। जब कल हमारे सैनिक ने सेठ के घर पर छानबीन की तो उसे मरा हुआ पाया। महाराज, सेठ को मैंने नहीं मारा, उसे रवि ने मारा है और मेरे साथी को भी रवि ने मारा है। ये सुनकर रवि के हाथ पैर कांपने लगे। राजा विक्रम क्रोधित होते हुए बोले, और तुम मुझसे कल सहायता मांगने के लिए आए थे। सच सच बता दो कि चोरी का धन कहाँ छुपाया है। रवि डरते हुए हीरो की पोटली राजा को पकड़ाते हुए बोला, महाराज, बिरजू झूठ बोल रहा है। मैं तो बस हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया, लेकिन वो कैसे मर गया मुझे नहीं पता। तभी बिरजू आया और उसने मुझे पोटली देते हुए धमकी दी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरी शिकायत आपसे कर देगा। तुम्हें वो हीरा कहाँ से मिला? महाराज, जब मैं आपसे मदद मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे एक मरा हुआ व्यक्ति दिखा जिसके हाथ में ये हीरा था। तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम भी उतने ही दोषी हो जितना बिरजू, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत खराब थी। ये सब बहाने वही बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा ने ये कहा तो रवि को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। तभी वहाँ पर वही साधु जी आ जाते हैं। क्यों रवि अब समझ में आ गया, भाग्य का खेल। साधु महाराज, अब मैं समझ गया हूँ कि मनुष्य का भाग अच्छा होना ही चाहिए। अगर मनुष्य का भाग्य अच्छा नहीं है तो वो कितने भी मेहनत कर ले उसको सफलता नहीं मिलती। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमें ऐसे भी काम करा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी ना की हो। महाराज, आप इसे छोड़ दीजिए। ये बेचारा भाग्य का मारा है। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, ये चोरी नहीं करता है। ठीक है साधु जी, अगर आप कहते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहकर महाराज अपने मंत्री को लेकर वहाँ से चले गए। देखो, तुम्हारे भाग्य में कुछ ही समय का दुख लिखा था जो अब समाप्त हो चुका है। याद रखना, इंसान की जितनी मेहनत जरूरी होती है उतना ही उसका भाग्य अच्छा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर साधु जी वहाँ से चले गए। साधु जी की बात सच निकली। कुछ दिनों बाद जब रवि की फसल हुई तो रवि की फसल गांव में सबसे अच्छी हुई और काफी अच्छे दामों में बिकी भी। राम राम।